नमस्कार। कल की क्लास में अपने जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला चल रही थी उसके बारे में कुछ जानकारी अपने ले ली थी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर विन्यास पढ़ चुके थे। इसके बाद आज का जो अपना है मौर्यकालीन स्थापत्य का भाग 2, इसकी हालांकि मैंने कुछ पीपीटी आसान शब्दों में तैयार किया ताकि कम समय में हम अधिक से अधिक सिलेबस को पूरा करें। तो मौर्यकालीन स्थापत्य का आज भाग 2 अपने पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रासाद था पाटलिपुत्र में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसके बाद अपने अशोक के स्तंभों की भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने चल रही थी बात राजप्रासाद की। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद और ये पाटलिपुत्र में बना हुआ है। इस राजप्रासाद के बारे में अपने क्योंकि पता चलता है या तो अर्थशास्त्र से, इसकी अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में इस राजप्रासाद का उल्लेख मिलता है और एक मेगस्थनीज ने भी अपनी जो पुस्तक थी इंडिका, इस इंडिका में इसका वर्णन किया है। ये दो उस समय के महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलती है। अगर अपनी बात करें अर्थशास्त्र का दुर्ग विधान, और इस दुर्ग विधान में वास्तुकला की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जैसे दुर्ग कैसा होना चाहिए, तो अर्थशास्त्र का जो दुर्ग विधान है इसमें कहा गया है कि नगर के चतुर्दिक गहरी परिखा होनी चाहिए। परिखा का मतलब होता है खाई। कल भी अपने बात की थी कि जो नगर था पाटलिपुत्र, उस नगर के चारों ओर जो दोहरे परकोटे की लकड़ी की दीवार थी, इसके बाहर एक बड़ी सारी खाई थी जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फीट और गहराई लगभग 60 फीट के समथिंग थी, जो पानी से भरा जाएगा। तो अर्थशास्त्र का जो दुर्ग विधान है, इस दुर्ग विधान में कुछ विशेषताएं दी गई है, जैसे दुर्ग कैसा होना चाहिए, उसकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। तो इसी में ये वर्णन मिलता है जो दुर्ग विधान है उसमें कि नगर के जो चारों ओर जो नगर की सीमा है या इसका परकोटा है, इसके चारों ओर गहरी परिखा यानी खाई होनी चाहिए। तो पाटलिपुत्र में भी वो थी। दूसरा, ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ ऊंची जगह पर बना हुआ चबूतरा होना चाहिए, ऊंचा चौकी या कोई बड़ा आधार स्तंभ। तो अपने जो कल बात की थी पाटलिपुत्र की, इस पाटलिपुत्र में यहां अपने बात की थी कुम्भहार, और इसी कुम्भहार में इस राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये जो राजप्रासाद है ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। तीसरा, यथास्थान द्वार होने चाहिए। तो द्वार की भी अपने बात की थी, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के लिए कुल द्वार की अपने बात की थी कि पाटलिपुत्र के जो नगर का प्रकोटा है इसमें कुल 64 द्वार थे। और इसके अलावा कोष्ठ एवं बुर्ज, कोष्ठ होते थे सुरक्षा के लिए, यानी अगर दुश्मन सेना बाहर खड़ी है तो उस पर तीर या अन्य किसी अस्त्र के द्वारा जो आक्रमण किया जाएगा तो छोटे छोटे सुराखों के द्वारा आक्रमण किया जाएगा, और बाहर से आक्रमण नहीं होगा, अंदर से ही उस कोष्ठ यानी सुराख से आक्रमण किया जाएगा। तो कोष्ठ भी यथास्थान पर थे, और बुर्ज भी होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए होते थे। और यहाँ पाटलिपुत्र में लगभग 570 बुर्ज थे। तो अब अर्थशास्त्र में जब इस दुर्ग विधान का उल्लेख मिलता है, और कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था, तो जाहिर सी बात है जिन बातों का उल्लेख उसने किया है वो सारी बातें पाटलिपुत्र के राजप्रासाद में भी अवश्य होंगी, क्योंकि जो खुद इन बातों का समर्थन करता है तो कहीं ना कहीं वो इन बातों को व्यवहारिक रूप में भी लेके आएगा। तो राजप्रासाद की कौटिल्य के अनुसार ये विशेषताएं होनी चाहिए, और ये विशेषताएं चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद में भी थी। इसके बाद अगर चले आगे तो राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त होते हैं कुम्भहार से। आपको कल बताया था दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक कुम्भहार और एक है बुलंदी बाग। तो जो कुम्भहार है यहाँ से इस राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और जो बुलंदी बाग है यहाँ पर नगर परकोटा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परकोटा के अवशेष बुलंदी बाग से प्राप्त हुए हैं और कुम्भहार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद
अपनी बात करें कि राजप्रसाद में क्या था, तो चारों ओर एक बड़ा पार्क था, जो एक सामान्य सी बात है, क्योंकि एक विशाल भवन, जब किसी सम्राट का भवन होगा या कोई ऐसा भवन बनाया जाएगा जिसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति निवास करता है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है चारों ओर बड़ा बाग होगा, और इस बाग होगा तो बाग में छायादार वृक्ष, पेड़ पौधे, फल फूल, ये सारी की सारी जो बाग की विशेषताएं होती है, कहीं ना कहीं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में अवश्य रूप से होगी। तो एक बड़े पार्क के बीच में इस राजप्रसाद का निर्माण किया गया, और इस राजप्रसाद की जो मुख्य भवन है, क्योंकि इस राजप्रसाद को जो बनाया था तो इसके 3 खंड थे। एक खंड ऐसा था जहां पर सेना निवास करेगी, एक खंड ऐसा होगा जहां खुद सम्राट निवास करेंगे, और एक से खंड ऐसा होगा जहां अधिकारी वर्ग भी रहेंगे। तो इस 3 खंडों में अगर बात करें तो जो मुख्य भवन था जहां सम्राट निवास करता था, तो ये जो मुख्य भवन है ये लकड़ी के स्तंभों पर बना हुआ था, यानी लकड़ी के बड़े बड़े स्तंभ, और इन स्तंभों पर इनके ऊपर की जो छत होती थी वो टिकी हुई होती थी। तो अनेक स्तंभों वाला मंडप जो लकड़ी के स्तंभों पर टिका हुआ था इस राजप्रसाद में मौजूद था। अब क्योंकि उस समय लकड़ी का था तो लकड़ी नष्ट होगी, गल गई, अब उसके कोई अवशेष वैसे तो है नहीं, भौतिक अवशेष। पत्थर का होता तो शायद वो टुकड़े में मिल जाते, लेकिन लकड़ी का है तो नहीं है। इन जो स्तंभों की बात करें तो 10-10 स्तंभों की 8 कतारें थी, 10-10 स्तंभ एक एक कतार में होंगे, और कुल 8 कतारें थी, यानी 80 स्तंभों पर ये जो मुख्य भवन है, ये मुख्य भवन 80 स्तंभों पर टिका हुआ था। ये यहाँ पर जो मुख्य भवन था, ये भवन 80 स्तंभों पर टिका हुआ था। अब जो विदेशी यात्री आए, इन विदेशी यात्रियों ने इस राजप्रसाद की जब भव्यता देखी, तो इस भव्यता की अपने शब्दों में इन्होंने कुछ विशेषताएं भी बताई, कुछ इस राजप्रसाद के बारे में अपने विचार दिए। तो इनमें अगर बात करें तो एक यात्री आया था फाहियान, और इस फाहियान ने कहा था कि इसे मनुष्य नहीं बना सकते, यानी इतने विशाल भवन का निर्माण मनुष्यों के द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि देवताओं के द्वारा इस राजप्रसाद का निर्माण किया गया है। इतना भव्य और शानदार इमारत थी ये। तो फाहियान के द्वारा जो, क्योंकि स्टेटमेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, फाहियान ने कहा था कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते और यह देवताओं के द्वारा बनाई हुई है। इसी प्रकार एक विद्वान हुए हैं एलियन, इन्होंने भी कहा था कि सुसा और एक बतना के राजप्रसाद भी इस पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते। यानी सुसा और एक बतना जो किसी समय अपनी वास्तुकला के लिए विख्यात थे, तो वहाँ के जो भवन निर्माण हुए हैं या वहाँ के जो राजप्रसाद बने हैं वो भी हमारे इस पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, दोनों थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद अगला अपनी चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद हो गए, उसका नगर विन्यास भी हो गया। इसके बाद अपने पढ़ना है अशोक के स्तंभ। सबसे पहली बात, अशोक के स्तंभों का निर्माण होता है लाल बलुआ पत्थर से, और ये पत्थर मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर नामक स्थान है, वहाँ पर लाल बलुआ पत्थर विशाल मात्रा में पाया जाता था। तो वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के जो भवन बने हैं, क्योंकि अशोक के समय, अशोक के अगर समय की बात करें वास्तुकला में क्या परिवर्तन आया, तो पहला परिवर्तन ये था कि पाषाण का व्यापक प्रयोग अशोक ने ही शुरू किया था। पाषाण का जो व्यापक प्रयोग है वो अशोक के द्वारा शुरू किया जाता है। अशोक ने चाहे स्तंभ हो चाहे कोई भवन हो, प्रत्येक में पाषाण का उपयोग किया, न कि लकड़ी का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय लकड़ी। अब लाल बलुआ पत्थर से इन स्तंभों का निर्माण करवाया गया और ये मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ था। संख्या की बात करें तो फाहियान, जिसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित है, मनुष्य इसे बना नहीं सकते, उसके अनुसार अशोक के कुल 6 स्तंभ मिले हैं। उसके बाद एक हर्षवर्धन के समय हुएनसांग भी आया था, इसने कहा था कि 15 मिले हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत है। वास्तव में अशोक के अभिलेखों की संख्या 40 से ऊपर है और इन सभी में से 15 अभिलेख स्तंभलेख सुरक्षित भी हैं। तो ये जो 15 है ये सुरक्षित स्तंभों की अशोक के जानकारी मिलती है। इसके बाद कुछ विद्वान विशेष रूप से
विदेशी विद्वानों के द्वारा ये माना जाता है कि अशोक ने जो स्तंभ लिखना शुरू किया था, इन स्तंभों के लिखने की जो प्रेरणा है वो ईरान से इसे प्राप्त हुई थी। ईरानी शासक दारा फर्स्ट जो कि ईरान में स्तंभ लिखवाता था, वहाँ से अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रेरणा प्राप्त की। लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि अगर अपनी अशोक के स्तंभों की और ईरान के स्तंभों की दोनों की तुलना करें तो बहुत सारा फर्क मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि अशोक ने ईरान से अभिलेख लिखने की प्रेरणा प्राप्त नहीं की थी। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें कि अशोक के अभिलेखों में क्या था, तो एकाश्मक पत्थर का उपयोग किया गया है अशोक के अभिलेखों में। एकाश्मक पत्थर यानी पत्थर के टुकड़े नहीं थे, बल्कि एक बड़ी चट्टान को काट के ही इन अभिलेखों का स्तंभ लेखों का निर्माण किया गया। वहीं ईरानी स्तंभों की बात करें तो मंडलाकार टुकड़े यानी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के स्तंभ बनाए गए थे। दूसरा, अशोक के जितने भी स्तंभ हैं ये स्वतंत्र स्थानों पर स्थापित हुए। स्वतंत्र स्थान या तो उसकी जहाँ तक राज्य की सीमा थी वहाँ तक स्तंभों को लगा देना, या जनता के बीच में कहीं भी लगा देना। लेकिन ईरानी जो स्तंभ है वो केवल विशाल भवनों में स्थापित है, स्वतंत्र रूप से कहीं भी नहीं रखा हुआ है। तो ये दूसरी विशेषता ये मानती है कि अशोक ने स्वतंत्र स्थानों पर जो अपने स्तंभों को स्थापित करने की जो प्रेरणा थी वो किसी से नहीं ली, बल्कि खुद के अनुसार ही की थी। तीसरा, अशोक के अभिलेख है वो बिना चौकी और आधार के स्थापित किए हुए हैं। जो भी स्तंभ है उनके नीचे कोई आधार नहीं है, स्वतंत्र खड़े हैं। वहीं ईरानी स्तंभों की बात करें तो वे एक चौकी पर स्थापित किए गए हैं। इसके बाद अशोक के जो स्तंभों की चौथी विशेषता ये है कि इनका जो शीर्ष है, शीर्ष भाग पर एक पशु आकृति निश्चित रूप से होगी, चाहे वृषभ हो चाहे सिंह हो, तो पशुओं की आकृति इन स्तंभों पर होगी। वहीं ईरान में जो लेख थे इन के शीर्ष पर मानव आकृति होती थी। ठीक है। इसके बाद नीचे से ऊपर की ओर अशोक के जो स्तंभ हैं उनकी नीचे से चौड़ाई ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे चौड़ाई कम होती जाएगी। वहीं ईरानी स्तंभों की बात करें तो जितनी नीचे से चौड़ाई है उतनी बिल्कुल सपाट है, तो ये एक अलग है। इसके बाद अशोक ने जो स्तंभ स्थापित करवाए इसमें उसने धम्म का भी उल्लेख किया, अपनी बातें भी, अपने विचार भी जनता में प्रसारित किए। लेकिन ईरान में जो स्तंभ है इन्होंने केवल राजकीय आदेशों का प्रसार किया था। ठीक है, तो ये जो मुख्य बातें हैं इससे ये पता चलता है कि अशोक ने किसी ईरानी शासक से या किसी भी अन्य विदेशी शासक से अभिलेख लिखने की प्रेरणा नहीं ली थी, बल्कि खुद के आधार पर ही इसने लेख लिखना शुरू किया था। तो ये है ईरानी शासकों के साथ इसकी तुलना, जो पश्चिमी विद्वान ये मानते हैं कि अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान से ली थी। इसके बाद अशोक की अगर हम बात करें स्तंभ और इन स्तंभों के कितने भाग हैं, तो मुख्य रूप से ध्यान रखना 4 भाग होते हैं। पहला 4 सिंह, दूसरा फलक, तीसरा उल्टा कमल और चौथा यष्टि। नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने पढ़ा था कि बिना आधार ये जमीन है, पृथ्वी पर ये स्थापित है। ये जो भाग होगा नीचे से इसको कहा जाएगा यष्टि। स्तंभों का जो सबसे नीचे वाला भाग है इसको कहा जाएगा यष्टि। पूरे स्तंभ की बात करें तो इसकी ऊंचाई थी लगभग 35 फीट। यष्टि इसको कहा जाएगा। इस यष्टि के ऊपर ऐसे करके एक उल्टे कमल की आकृति में कुछ डिजाइन बनाया हुआ है। जैसे जो अपने किसी मंदिर में जाते हैं या पुराना कोई स्थान है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जो पिलर लगा होता है उस पिलर के ऊपर ऐसे करके आकृति बनी होती है झुकी हुई पत्तियों के समान। तो ये जो आकृति बनी हुई है इसको कहा जाता है उल्टा कमल या अधोमुखी कमल। तो ये इसके आगे का भाग होता था, यष्टि के ऊपर इनको डिजाइन किया हुआ होता था। इसके ऊपर होता था एक फलक, और ये फलक है ये तांबे की किलों के द्वारा जोड़ा जाता था। फलक, इस उल्टे कमल के ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाएगा फलक। और ध्यान रखना इसी फलक में 4 जानवरों के चित्र मिलते हैं। 4 जानवरों का अंकन इसी फलक में मिलता है।
अभी फर्स्ट ग्रेड शायद 2015 में क्वेश्चन आया था कि किन किन पशुओं की आकृति बनी हुई है फलक पर। तो ध्यान रखना, ये जो फलक होगा यहाँ पर ऐसे करके आकृति बनी हुई होगी और इसी फलक पर 4 चक्र भी बने हुए हैं चारों दिशाओं में। अब ये तो फ्रंट साइड एक ही शो हो रही है, इमेज इसमें सेट नहीं हुई, नहीं तो इमेज बनाई थी। चारों दिशाओं में 4 चक्र भी स्थापित होंगे। 4 जानवरों का अंकन मिलता है। इन 4 जानवरों के नाम थे हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह इस फलक पर डिजाइन किए हुए होते थे और ये जो है इन्हें कहा जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। चारों दिशाओं में इस फलक पर 4 चक्र होते थे, 4 चक्र, और इन 4 चक्रों को कहा जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। और जिसकी मान्यता ये है कि बुद्ध ने, महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश और ये जो पहला उपदेश था इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, अपने पहले उपदेश को। तो इसी प्रथम उपदेश की जो कह सकते हैं कि प्रथम उपदेश के जो दिया गया था उसी के आधार पर चारों दिशाओं में 4 चक्र स्थापित किए गए। और एक इसमें ये बात ध्यान में रखने वाली है कि इन चक्रों में ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन थे इसमें प्रत्येक चक्र में कुल 32 तिल्लियां थी। चारों दिशाओं में जो धर्म चक्र प्रवर्तन है इनमें 32 तिल्लियां थी। अपना जो तिरंगा होता है, तिरंगे में होती है 24 तिल्लियां और यहाँ पर जो धर्म चक्र है इसमें 32 तिल्लियां होती थी। तो ये अशोक के स्तंभ का तीसरा भाग होता था। इसके बाद चौथा जो भाग है ये है 4 सिंह। यहाँ पर ऐसे करके 4 सिंह चारों दिशाओं में एक एक देखता है, 4 सिंह स्थापित किए गए हैं और इन सिंहों को माना जाता है शक्ति का प्रतीक। और ऐसे भी माना जाता है कि अशोक की जो संस्कृति थी और अशोक का जो धर्म था, धर्म और संस्कृति का चारों दिशाओं में प्रसार करना, जो वैसे सिंह को ऐसा भी माना जाता है कि ये शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन चारों दिशाओं में जो 4 सिंह हैं इनके बारे में ये विचार है कि अशोक की जो धर्म और संस्कृति है उसके द्वारा जो धम्म व्याख्या की गई और अपना जो धम्म विजय की जाती है, इन विजयों का चारों दिशाओं में प्रसार करना इन 4 सिंहों का यही प्रतीक बनता है। तो ये अशोक के स्तंभों के 4 भाग थे, पहला यष्टि, दूसरा उल्टा कमल, तीसरा फलक और उसके बाद 4 सिंह। अब इसके बाद है अशोक की स्तंभ कौन कौन से हैं। अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ, और इन स्तंभों में वैसे हमने अपने को 8 विशेष रूप से 8 स्तंभों के बारे में चर्चा करनी होती है, लेकिन मोस्टली इसमें अपने पढ़ेंगे सारनाथ स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख। तो आज की क्लास में अपने राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें पढ़ ली, कुछ अशोक के स्तंभों की प्रारंभिक जानकारी भी अपने देख चुके हैं। जैसे सबसे पहले अपने बात की थी राजप्रसाद की, और इन राजप्रसाद का जो विवरण है वो और इस वास्तुकला की क्या विशेषताएं थी ये अपने देख ली। इसके बाद राजप्रसाद के अवशेष कुम्हरहार से प्राप्त हुए और जो बुलंदी बाग था यहाँ से नगर परकोटे के अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद राजप्रसाद की कुछ विशेषताएं पड़ी थी कि ये एक बड़े पार्क में स्थित था, चारों ओर फल फूल पेड़ पौधे और
बड़ा बाग था। इसके बाद इसका जो मुख्य भवन था ये अनेक स्तंभों पर, लकड़ी के स्तंभों पर टिका हुआ था। लकड़ी के कुल ऐसा माना जाता है कि 80 स्तंभ थे, 10-10 की 8 कतारें थी। इसके बाद विदेशी यात्रियों के द्वारा कुछ स्टेटमेंट बोली जाती है राजप्रसाद के बारे में। जैसे फाहियान ने कहा था कि इसे मनुष्य नहीं बना सकते, देवता बना सकते हैं। उसी प्रकार एलियन ने कहा था कि सुसा और एक बतना के राजप्रसाद भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपने शुरू कर दिया था अशोक के स्तंभ। और अशोक के स्तंभों की पहली ये विशेषता है कि मौर्य काल में पाषाण का व्यापक प्रयोग अशोक ने शुरू किया था। इसके बाद अपने इसकी संख्या की बात करें, वास्तविक रूप से तो 40 से अधिक स्तंभ लेख है, लेकिन फाहियान ने बताए हैं 6, हुएनसांग ने 15, लेकिन सुरक्षित वर्तमान सुरक्षित है 15 स्तंभ लेख। इसके बाद इनका अपने निर्माण देखा था, लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। और इन पत्थरों की जो प्राप्त करने का स्थान था वो था मिर्ज़ापुर और उसके आसपास के लाल बलुआ पत्थर। इसके बाद कुछ विद्वानों की ये मान्यता थी कि अशोक ने जो स्तंभ स्थापित करवाए थे उसकी प्रेरणा उसे ईरान से प्राप्त हुई है। उसके बारे में भी अपने देखा है कि अशोक के स्तंभों में और ईरानी स्तंभों में क्या दोनों में फ़र्क है, इसके बारे में भी अपनी विस्तार से पढ़ा। और निष्कर्ष ये निकल के आता है कि अशोक ने ईरानी स्तंभों की प्रेरणा प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने खुद की जो प्रेरणा थी उसी के अनुसार स्तंभ लेख स्थापित करवाए हैं। इसके बाद अपने पढ़ा है अशोक के जो स्तंभ थे इसके 4 भाग थे, मुख्य रूप से 4 भाग। सबसे नीचे यष्टि, उसके ऊपर अधोमुखी कमल यानी उल्टे कमल की शेप, उसके ऊपर फलक, और ये तांबे के किलों के द्वारा जड़ा जाता था। और सबसे ऊपर के 4 सिंह हैं और इनके बारे में भी कुछ चीज़ें अपने जान ली। जैसे इसी फलक पर 4 चक्रों का उल्लेख मिलता है जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से इनको जोड़ा जाता है। 4 सिंहों की बात करें तो समाज और धर्म की जो संस्कृति थी इनका चारों दिशाओं में प्रसार करना इनका उद्देश्य था। वैसे सिंह अशोक की शक्ति के प्रतीक भी माने जाती है। 4 जानवरों का अंकन हुआ, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। इसके बाद अगला जो है अशोक के स्तंभ, कुल 8 स्तंभों की बात करेंगे जिसमें सारनाथ मुख्य है। सारनाथ को पढ़ने के बाद जो लौकिक कला है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद मौर्यकालीन साहित्य और विज्ञान, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।